के एक दूरदर्शी जनहितकारी बजट इस सदन में रखने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोमवार को इस सदन में 2,23,658 करोड़ का बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.28% अधिक है। यह वृद्धि इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सरकार प्रदेश के विकास को नई गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। करीब 3 घंटे 8 मिनट के विस्तृत बजट भाषण में मुख्यमंत्री जी ने पारदर्शिता और ईमानदारी का परिचय देते हुए 13,188 करोड़ के राजस्व घाटे को स्वीकार किया है। साथ ही उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आर्थिक अनुशासन, बढ़ते राजस्व स्रोतों, निवेश विस्तार के माध्यम से हरियाणा को वर्ष 2047 तक $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की दिशा में अग्रसर किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुरु नानक देव जी के पवित्र संदेश किरत करो, नाम जपो और बंट छको से की, जो परिश्रम और साझेदारी की भावना का प्रतीक है। यह संदेश वास्तव में इस बजट की मूल भावना को भी दर्शाता है। इस बार एक नई पहल करते हुए मुख्यमंत्री जी ने सिख समुदाय की केसरिया पगड़ी पहनकर बजट प्रस्तुत किया है। तो मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री भी बने जिन्होंने केसरिया पगड़ी पहन करके बजट प्रस्तुत किया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह भी अत्यंत सराहनीय है कि सरकार को प्राप्त लगभग 12,400 सुझावों में से करीब 5,000 सुझावों को बजट में शामिल किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि यह बजट केवल सरकार का नहीं बल्कि प्रदेश की जनता की सहभागिता से तैयार किया गया है। अभी कादियान जी कह रहे थे भाई इसमें किसी को भी इसमें प्री बजट सलाह मशवरा नहीं की। मैं बताना चाहूंगा, आप लोगों को भी उसमें बुलाया गया था, आप उसमें नहीं आए। जैसे अभी 12,400 सुझाव उसमें आए, 5,000 सुझावों को शामिल किया और मैं माननीय मुख्यमंत्री को सलाह के लिए भी धन्यवाद करूंगा। मैंने भी एक सलाह दी थी, बिल्कुल आए 12,400 सुझाव आए, 5,000 सुझावों को बजट में शामिल किया गया। अगर आप में कोई 5,000 भी सुझाव कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकता है? तो ये संभव नहीं हो सकता। कई बार क्या होता है कि एक ही सुझाव आपके माध्यम से एक ही सुझाव कई बार आता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, दे दिया और 10 के शामिल हो गए तो 10 के शामिल नहीं हो गए। वो कमाल करो जी आप। कादियान जी इतने सियाणे आदमी हो, वरिष्ठ आदमी हो, आप कहते हो 5,000 के क्यों नहीं हो सकते जी? जितने दिए एक ही सुझाव 50 आदमी तो दे सकते हैं, वो 50 के इकट्ठे हो गए कि नहीं हो गए? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा। मैंने भी एक सुझाव दिया था, कादियान जी प्लीज, कादियान जी, तो मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री को सुझाव दिया था। एक पहले MITC विभाग होता था, आजादी के बाद हर किसान के पास पानी के स्रोत ट्यूबवेल नहीं होते थे, इसलिए पानी मुहैया कराने के लिए, सिंचाई के लिए MITC के द्वारा ट्यूबवेल लगाने के लिए, नाले बनाने के लिए जमीन रखी गई थी। परंतु आज वहां ट्यूबवेल भी बनाएंगे, परंतु आज हर किसान के पास अपना ट्यूबवेल है, नहर से पानी आता है, इसलिए आज उस जगह की उन ट्यूबवेलों की जरूरत नहीं है। इसलिए वो जगह जो MITC ने ट्यूबवेलों के लिए रखी थी, नालों के लिए, आज वो बिल्कुल ऐसी खाली पड़ी है। उस पे किसानों का कब्जे हैं, उसमें लड़ाई झगड़े होते हैं। मैंने सुझाव दिया था इस प्रकार की जो जगह MITC की है, जो सिंचाई विभाग को ट्रांसफर कर दिया है, उसको पुनः उन किसानों को दिया जाए जिन किसानों के साथ वो लगती है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने बजट में शामिल कर दिया। इस प्रकार की भूमि को जो MITC की थी, इरिगेशन की है, उसको अब किसानों को देने का काम किया जाएगा। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और ये जो प्री बजट सुझाव मांगने की बात थी, ये माननीय मनोहर लाल जी ने 2020 में शुरू की थी। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, उनके पद चलने में चलते हुए हमारे मुख्यमंत्री इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, बजट पूरी तरह से टैक्स फ्री है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री की सराहना करता हूं।
देखिएगा उनको जनता से कितना ध्यान है, हितैषी जनता की कितने हैं। उन्होंने जनता पे कोई बजट पे बोझ नहीं पड़ने दिया, इसके लिए भी मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कादियान जी कह रहे थे भाई ये एक पॉलिटिकल स्पीच है, बजट ये भाषण नहीं है मुख्यमंत्री का। मैं उनको कहना चाहता हूं 76 पृष्ठों के इस बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने लगभग हर विभाग के लिए नई योजनाएं, महत्वपूर्ण घोषणाओं का उल्लेख किया है। ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें इस बजट को नजरअंदाज किया गया हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कई नई पहल इस बजट में देखने को मिलती है। यह बजट स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सरकार का उद्देश्य के उस पर भी आएंगे। सरकार का उद्देश्य केवल वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना नहीं, बल्कि हरियाणा को विकास, समृद्धि और आत्मनिर्भर की नई ऊंचाई तक पहुंचाना है। हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी योजना लेकर के आज बजट में आए हैं। तो मैं यहां कहना चाहूंगा, सिंचाई का एक बहुत बड़ा योगदान होता है कृषि में। हमारी सिंचाई के बहुत से स्रोत हैं, और पूरा पानी किसानों को मिले, इसलिए मुख्यमंत्री ने नहरों के लाइनिंग के पुनर्वास की इसमें बजट में प्रावधान किया है। 2031 तक पूरे प्रदेश में एक भी नहर ऐसी नहीं होगी जिसकी लाइनिंग का पुनर्वास शेष रह गया हो। 2026-27 में 15,000 किलोमीटर नहरों की लाइनिंग के पुनर्वास पर सरकार का प्रस्ताव है, जिसमें लगभग 70 नहरें शामिल हैं। उनका काम तो 2026-27 में पूरा कर दिया जाएगा। तो इसके अतिरिक्त शिक्षा का भी देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री ने बजट में बहुत सी योजना लेकर के आए हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था शुरू रहे, सरकार ने बहुत से प्रस्ताव आए। उनमें मुख्य रूप से हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक मॉडल संस्कृति विद्यालय हो। सरकार का ये पिछले बजट में घोषणा थी। आज तक 25 राजकीय मॉडल संस्कृत की वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शुरू हो गए। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में 250 विद्यालयों को सीएम एक्सेलेंस एंड अर्ली इंग्लिश के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें हर कक्षा में हिंदी और इंग्लिश माध्यमों से शिक्षा देने का काम किया जाएगा। जब इस प्रकार की, और ये सारे स्कूल जो हैं विद्यालय हरियाणा शिक्षा बोर्ड से संबंधित होंगे। इस प्रकार की योजना से मैं समझता हूं शिक्षा को आगे बढ़ाने में पूरा इसका योगदान होगा। वर्ष 2026-27 में 250 अन्य विद्यालयों में 25 करोड़ की लागत से अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी। शिक्षा को बढ़ाने में इन लैब का बहुत बड़ा योगदान होगा। वर्ष 2026-27 में जर्मन व जापानी भाषाएं पढ़ाने की सुविधा देने के लिए 100 अन्य शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। वर्ष 2026-27 में 3,328 ऊंचे वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में खेल मैदान के विकास हेतु तो 1 लाख प्रति विद्यालय देने का सरकार का प्रस्ताव है। इससे शिक्षा का जो है खेलों से संबंध रहेगा, तो हमारे बच्चे शिक्षा में भी आगे रहेंगे, खेलों में भी आगे रहेंगे इस प्रकार की सुविधा आने से। तो इसके अतिरिक्त देखिएगा हरियाणा के कई स्कूलों में भवन की कमी होने के कारण से बच्चों की संख्या ज्यादा होने के कारण वहां पर दोहरी पाली की व्यवस्था थी। अब इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री ने एक ऐसा प्रावधान कर दिया है, बराड़ा, भूना कुरुक्षेत्र में स्थित 3 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक जिनमें दोहरी पाली होती थी, 31 मार्च 2026 तक एकल पाली में परिवर्तन कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से 2026-27 में भिवानी, करनाल, फरीदाबाद, नूंह, पंचकुला, पानीपत तथा पलवल जिलों में दोहरी पाली में चल रहे 25 विद्यालयों को एकल पाली में परिवर्तित किया जाएगा। मैं समझता हूं इस प्रकार की योजना आने से बच्चों को जो पढ़ने में सुविधा होती थी, टीचरों को पढ़ाने में असुविधा होती थी, इस प्रकार की सुविधा नहीं होंगे। बच्चे शिक्षा में आगे बढ़ पाएंगे और टीचर भी उनको बढ़िया तरीके से पढ़ाने का काम कर पाएंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए सभी 2600 प्राथमिक सहकारी विद्यालयों में अध्ययनरत
बाल वाटिका 3 के सभी 88,434 विद्यालयों को निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ अब 10 करोड़ की लागत से स्टेशनरी, यूनिफॉर्म एवं स्कूल बैग की भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। विद्यार्थियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए आगामी हरियाणा दिवस 1 नवंबर 2026 तक सभी राजकीय विद्यालयों में ड्यूअल डेस्क की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपए का व्यवस्था की गई है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद करता हूं। और जैसे मुख्यमंत्री जी का संकल्प है 2027 तक कोई भी विद्यालय सरकारी ऐसा नहीं रहेगा जिसमें ये ड्यूअल डेस्क की व्यवस्था न हो। आधुनिक तकनीक एवं उद्योग से जुड़े कौशलों की मजबूत नींव स्थापित करने के उद्देश्य से 50 करोड़ की लागत से लगभग 15 वर्ष पूर्व बनाई गई 1065 राजकीय विद्यालयों में आईसीटी लैब को नवीनीकृत किया जाएगा। सुपर 100 योजना शिक्षा विभाग की बहुत अच्छी योजना है, जिसमें बच्चे पढ़ करके योजना के अंतर्गत आईआईटी, एनआईटी एवं मेडिकल कॉलेजों में दाखिल पा लेते हैं। इसमें जो पहले 400 सीटों का प्रावधान था उसको बढ़ा करके अब 500 कर दिया गया है। मैं समझता हूं इस प्रकार की सीटें बढ़ने से हमारे ज्यादा बच्चे अब जो है यहाँ पढ़ाई लेकर के सुपर 100 योजना में पढ़ाई करके आईआईटी, एनआईटी, मेडिकल कॉलेजों में दाखिल लेने में उनको सुविधा होगी। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं। सभी 38 राजकीय पॉलिटेक्निकल एवं 5 इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए 32 करोड़ की लागत से नई मशीनरी, प्रयोगशाला उपकरण खरीदे जाएंगे। साथ ही सेक्टर 32 पंचकुला में साइट के लिए नए भवन का निर्माण शुरू किया जाएगा। युवाओं के को भी इस बजट में ध्यान रखा गया, उनको सशक्त करने के लिए बहुत सी योजनाएं इस बजट में सरकार के द्वारा रखी गई हैं। वर्ष 2026-27 में हरियाणा के सभी नागरिकों में स्वस्थ जीवन शैली एवं फिटनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूरे राज्य में फिट हरियाणा अभियान चलाया जाएगा। इस पहल का शुभारंभ 23 सितंबर 2026 तक किया जाएगा। राज्य के होनहार खिलाड़ियों को नवीन तकनीकी का प्रशिक्षण देने के लिए एवं अधिक पदक अर्जित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय ख्याति संचालन पूर्व प्रेक्षकों नियुक्त की जाएंगी। प्रत्येक जिले में एक सिंथेटिक एथलेटिक टैंक बनाया जाएगा। प्रत्येक जिलों में खेलो इंडिया लघु केंद्र बना करके इसका संचालन किसी पूर्व चैंपियन खिलाड़ी को सौंपा जाएगा। कैथल, जज्जर, चरखी, दादरी, गुरुग्राम, जींद, रोहतक, फरीदाबाद, जमुनानगर, सोनीपत, फतेहाबाद और पलवल में 21 नए खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। मिशन ओलंपिक 2036 योजना के अंतर्गत वैज्ञानिक तरीकों से पूरे राज्य में प्रतिभा खोज अभियान शुरू किया जाएगा। ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने के लिए 6 करोड़ की लागत से 6 मोबाइल स्किल लैब स्थापित की जाएंगी। इनमें ईवी मेंटेनेंस, सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर तथा डिजिटल सेवाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 6 करोड़ की लागत से 6 मोबाइल स्किल लैब बनाई जाएंगी। ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लेने वाले छात्रों को हर महीने 2000 रुपये मिलेंगे। करनाल, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, पलवल में 5 नए हॉस्टल बनाए जाएंगे। ग्रामीण एरिया के 20,000 से ज्यादा युवाओं को काम सीखने की ट्रेनिंग दी जाएगी। वैध रूट से विदेश में गए युवाओं की मृत्यु होने पर परिवार को वित्तीय सहायता दी जाएगी। ऐसा इस बजट में प्रावधान किया गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करता हूं। हरियाणा की पुलिस की नियुक्तियों में अग्निवीरों को 20% आरक्षण प्रावधान किया जाएगा। अभी आने वाले दिनों में, सालों में 1300 पुलिस भर्ती अग्निवीरों की जाएगी, के लिए पुलिस में की जाएगी। सभी के लिए आवास अभी बहुत बड़ा महत्व होता है। सभी के लिए आवास के हमारे संकल्प के अनुरूप राज्य सरकार प्रत्येक पात्र परिवार को सुरक्षित, पक्का और मूलभूत सुविधाओं से युक्त आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2022 में गठित इस विभाग के सरकार के मुख्य प्रस्ताव हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में 8,145 निर्माणाधीन घरों का कार्य पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 के अंतर्गत 20,000 गरीब परिवारों को पक्के घर के निर्माण हेतु 500 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 16 शहरों में 30 वर्ग गज के 15,251 प्लाट आवंटित किए जाएंगे। फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, पलवल, पानीपत, रोहतक एवं रेवाड़ी में 8,000 EWS फ्लैट गरीब परिवारों को दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 23,154 नए घर बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2 के अंतर्गत 5 महाग्रामों तथा W147 छोटे गांवों में क्रमशः 50 व 100 वर्ग गज के 5,000 प्लाट जरूरतमंद परिवारों को दिए जाएंगे। ऐसा प्रोविजन जो इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। पिछले वर्ष आवंटित किए गए 100 वर्ग के प्लाटों में बुनियादी सुविधाएं, पक्की सड़कें, पीने का पानी, बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। महिलाओं और बाल विकास के लिए भी इस बजट में मुख्य काफी योजनाएं इसमें रखी गई हैं। सरकार नारी सम्मान, नारी सुरक्षा और नारी स्वावलंबन को अपनी नीतियों का मूल आधार मानते हुए महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। वर्ष 2000 शुरू में किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत हुए सतत प्रयासों से आज जन्म के समय लिंग अनुपात 868 से बढ़कर 923 हो गया। मैं यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने 22 जनवरी 2015 को पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया था। तो देखिएगा उन्होंने चिंता करी थी। 21 जुलाई 2006 में हल्देड़ी गांव है कुरुक्षेत्र जिले का 5 वर्ष का बच्चा प्रिंस जो है 60 फुट के गड्ढे में वो बोरवेल था उसमें गिर गया। तो देखिएगा सारा हिंदुस्तान के सभी नागरिक उसको बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते थे, मंदिर में जा रहे थे, गुरुद्वारे में जा करके उसकी चिंता कर रहे थे कि ये बच जाए। अब देखिएगा दूसरी तरफ लाखों की संख्या में लड़कियों को जो है भ्रूण हत्या कर दी जाती थी, उसकी चिंता प्रधानमंत्री ने की है। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान चलाया था। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रधानमंत्री का। ये कितना सफल हुआ है। आज हमारा लिंग अनुपात जो है सुधर गया है, आज 868 से बढ़कर के 923 हो गया। इसके अतिरिक्त महिलाओं के सशक्तिकरण, कौशल विकास, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण और उनकी उपलब्धियों को सम्मान प्रदान करने के लिए गुरुग्राम में एक नारी मंडप स्थापित किया जाएगा। अभी लाडो लक्ष्मी की बात हो रही थी, कल्याण जी कर रहे थे। अब देखिएगा अब लाडो लक्ष्मी योजना का भी दायरा बढ़ाने का काम किया गया बजट में। अब ऐसी महिलाएं जिनकी वार्षिक इनकम 1,80,000 से कम है, उन महिलाओं को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। मैं समझता हूं कि ये योजना आने से 6 लाख और महिलाओं को इसमें फायदा होगा। अभी तक 9,22,452 लाभार्थी बहनों के खाते में 4 किस्तों में 634 करोड़ रुपए की राशि डाल चुके। बहुत बढ़िया सराहनीय कदम मैं कहता हूं हरियाणा सरकार का, मुख्यमंत्री का। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। अपने नाम पर जो महिलाएं वाहन खरीदेंगी उनको टैक्स में आने वाले समय में जो है बजट में 1% की छूट मिलेगी। ऐसा प्रावधान जो बजट में माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। लोहारू, बरवाड़ा, नरवाना, समालका, महम, रदौर, रुपयों में 7 नए महिला थाने बनेंगे। पिंक कैब योजना के तहत वाहन चलाने की ट्रेनिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए 10 लाख तक का लोन महिलाओं को मिलेगा। उच्च मूल्य की 4 नई दुकानों के बटन में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार योजना शुरू होगी। 3 लाख लखपति दीदी बनाई जाएंगी। अब तक 4,83,361 महिलाओं की पहचान हुई है। 3 राज्य उद्यमिता विकास संस्थानों में 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। अभी छात्रों के लिए
273 बसें हैं, उनकी संख्या बढ़ा करके 500 कर दी जाएगी। अब देखिएगा, जो 2029 में पार्लियामेंट असेंबली के चुनाव होंगे, महिलाओं को इतना सशक्त उनका मान सम्मान होगा, 33% महिलाओं को उसमें आरक्षण मिलेगा। कहने का ये मतलब, जब भी चुनाव होंगे हमारे 2029 में, महिलाओं 33% महिलाएं एमएलए एमपी बनकर के आएंगे। कितना बड़ा मान सम्मान जो है महिलाओं को देने का हमारी केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार कर ली है। 1000 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा 1000 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। वर्तमान में लगभग 3800 ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में जो आंगनवाड़ी की ये क्लासें चल रही हैं, ये किराए की उसमें चल रही हैं, तो आने वाले समय में ये जो है सभी को सरकारी भवन मुहैया करा दिया जाएगा। ऐसा जो है बजट में प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री ने किया है, इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री का मैं धन्यवाद करता हूं। पब्लिक हेल्थ, देखिए पब्लिक हेल्थ की अभी बात हो रही, कादियान जी कर रहे थे। अभी मैं हरियाणा सरकार का धन्यवाद करता हूं। गांव में भी शहरों जैसी सुविधा देने के लिए उनको शुद्ध जल मिले, पर्याप्त मात्रा में पानी मिले, वहां पर जो है वहां पर सीवरेज की सिस्टम बढ़िया हो, एसटीपी लगे, इसलिए महाग्राम योजना शुरू की गई है। तो इस बजट में भी 10 गांवों को महाग्राम योजना में लिया गया है। तो यहां पर जो है शहरी इलाकों की भांति इन गांवों में 25 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से बढ़ा करके 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी उनको उपलब्ध किया जाएगा। तो ऐसी जो है बजट में प्रोविजन किया गया है, इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री का मैं धन्यवाद करता हूं। आगे जो हरियाणा में जो है कच्ची कॉलोनियां बढ़ रही हैं और जो रिहायशी प्लाटों के रेट बढ़ रहे हैं, तो प्रदेश की जनता को इससे निजात दिलाने के लिए अब माननीय मुख्यमंत्री ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा 72 शहरों में 849 सड़क डेवलप करने के लिए ई पोर्टल के माध्यम से राज्य के जमीन खरीदने का सरकार ने निर्णय लिया है। तो मेरे हलके में इंद्री में भी इस प्रकार का जो है सेक्टर डेवलप होगा, इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद करूंगा। अभी रोजगार की बात कर रहे थे कादियान जी, अगर मैं आज जिक्र करूं, कांग्रेस के टाइम में 10 वर्षों में 86,000 युवाओं को नौकरी देने का काम किया गया। हमारी सरकार ने इन 10 सालों में 1,80,000 युवाओं को नौकरी देने का काम किया, और वो भी बिना खर्ची का जो नौकरी देने का काम किया। तो ये रोजगार की बात हो रही थी, तो मैं अभी आप इस चीज से अंदाजा लगा ले कि किस सरकार ने कितना के रोजगार दिया। अंत में फिर दोबारा मैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिसके दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश निरंतर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। विशेष रूप से करनाल एयरपोर्ट प्रस्ताव के लिए जो न केवल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को सशक्त करेगा, बल्कि निवेश, उद्योग, रोजगार, पर्यटन को भी नई गति प्रदान करेगा। यह परियोजना निश्चित रूप से हरियाणा को राष्ट्रीय वैश्विक मानचित्र पर और अधिक सशक्त रूप से स्थापित करेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है यह बजट विकसित हरियाणा, समृद्ध हरियाणा के संकल्प को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन जन कल्याणकारी एवं विकास उन्मुख बजट का पूर्ण समर्थन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी एवं उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। जय हरियाणा, धन्यवाद।